हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं ध्यान में रख करके। तो एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी पुरानी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप ऐसे क्वेश्चंस जो है तैयार कर सकते हैं। पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर जो है आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ये ही आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, ध्यान रखना ईवीएस की बात हो रही है, तो कक्षा में सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, तो निर्दर्शन का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसको बताएं तो निर्दर्शन का मतलब होता है प्रदर्शन करके किसी कार्य को कंप्लीट करना, या दिखा करके जो है कार्य को, जैसे कि हम पेड़ लगा रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि हम देखिए कैसे गड्ढा खोदते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए जो है कक्षा में जो है सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, या फिर जो है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन जो है कौशल को पैना करने के लिए, मतलब क्या है बच्चे के अंदर जो है हम प्रदर्शन के माध्यम से दिखाते हैं, सरल विधि के माध्यम से दिखाते हैं, कुछ जो है बच्चों को खुद स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित करके जो काम करके दिखाते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर जो है सीखने की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी और अवलोकन करने का जो कौशल होगा वो भी अच्छे से इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी जो है देखिए, उच्च कक्षाओं में क्या क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकनों को जो है दर्ज करके और उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं से भी। आगे बढ़ते हैं। सरला जो है एक गाँव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए जो है चूल्हे पर खाना पकाती है। ध्यान रखना, चूल्हे पर वो खाना पका रही है। पिछले 3 महीनों से उसे बहुत ज़ोर की खांसी आ रही है, तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था के कारण उसको ऐसा हो रहा है कि वो बूढ़ी है, या फिर जो है उसके घर के अंदर और बाहर जो है बहुत पॉल्यूशन है, इसकी वजह से उसको खांसी आ रही है, या ईंधन के जलने से उत्पादित जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट यह है कि ईंधन जब जलता है तो उसमें जो निकलती है गैस वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार का जो धुआं होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, इसके कारण उसको खांसी आ रही है। तो ये एक अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, सबसे नज़दीक इसकी खांसी का कारण हो सकता है, क्योंकि खांसी इसी कारण हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है उसमें जो है श्वसन नली में जमा हो गया है, यही इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ईंधन से जो जलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ईंधन जब धुआं फेंकता है तो उसमें काला धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है गैस, वो कार से निकलती है। ध्यान रखना, कार के जलाने जो पेट्रोलियम जो ईंधन होता है उसको जो है जलाने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए ये बी आंसर नहीं सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के 1 सेकेंड एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है, और भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ये चीज़ के बारे में आंसर देना है। तो देखिए, कक्षा 5 के बच्चों को जो है शैक्षिक भ्रमण है उसकी योजना बनाई गई। तो देखते हैं आंसर क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना
चाहिए या उन्हें आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि ऑप्शंस नेक्स्ट है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, जो भ्रमण कर रहे हैं, बाहर जो घूम रहे हैं, उसको सही से ध्यान से देखें और कोई भी चीज़ जो देख रहे हैं उस पर टिप्पणी दर्ज कराएं, कुछ कॉपी किताबों में लिख ले, कुछ नई चीज़ें जानकारी जो मिल रही है उसको लिख ले, कुछ पूछना हो तो टीचर से पूछ ले, है ना। बाकी बच्चों शिक्षक के साथ अपने अवलोकन जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो जो है भ्रमण के दौरान उस जो है, जैसे कि मान लीजिए आप चिड़ियाघर गए हैं तो आपने जो है कौन कौन से जानवर देखे उसके बारे में लिख लीजिए। टीचर ने अगर कोई जानवर के बारे में या वहाँ पे गाइड वाला होता है उसने अगर कोई जानकारी दी तो वो लिख लीजिए। फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ मतलब दोस्तों के साथ, टीचर के साथ जो भी आपने नॉलेज जो है गेन करी है, जो भी आपने नॉलेज जो है, जो भी चीज़ें आपने लिखी है उनको बांटना चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि सभी को वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो तब आप क्या करेंगे। तो देखिए खाना खाने के बाद जो है अगर ईवीएस की क्लास लग रही है, लंच के बाद ईवीएस की क्लास लग रही है और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोरियत उनको महसूस हो रही, तो ऐसा क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली उससे ये तो कहेंगे नहीं कि डेस्क पर सिर रख करके सो जाओ, आराम करो, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चीज़ों को ऐसे निकालिए बहुत ध्यान से। पाठक को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। क्या ऐसा होगा कि बच्चे अगर किसी टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो उस टॉपिक को हटा के दूसरा टॉपिक पढ़ा देंगे। हो सकता है कि वो दूसरा टॉपिक दूसरे टॉपिक में भी वो इंटरेस्ट ना ले, तब आप ऐसा क्या करेंगे, तब आप क्या फिर से टॉपिक बदल देंगे। तब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रकरण को बदलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या फिर ऑप्शन देखिए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो बार बार कितनी बार मैदान में खेलने, मतलब एक बार की तो कोई बात है नहीं कि इंटरेस्ट नहीं, आज ही ऐसा होगा उनके साथ, कल भी हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है, किसी अन्य जो है सब्जेक्ट्स में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है उसी टॉपिक को किसी नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अगर मान लीजिए बोर्ड में लिख लिख के पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो है देखने और सुनने वाली सामग्रियों का सीडी या फिर जो है ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी अन्य माध्यम से उस जो है टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ पिक्चराइजेशंस को दिखाना चाहिए बच्चे में, ताकि इंटरेस्ट जो है कार्टून जैसे होते हैं क्लियर, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। तो बच्चों को आप जू लेके गए हैं और आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हम नहीं देंगे। आप चिड़ियाघर गए हैं तो कौन सी ऐसी हरकत है जो आपको नहीं करनी है। तो आप देखते हैं ऑप्शंस को, बहुत गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, करते हैं, ये इसका पता लगाना है, इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो ये तो नॉलेज गेन वाला है कि कौन सा जानवर क्या खाता है, शेर क्या खाता है, हिरन क्या खाती है ना, कछुआ क्या खाता है। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ों को नॉलेज, तो ये नॉलेज गेन करने वाला है, तो इसकी तो अनुमति देंगे, हमें पता होना चाहिए। चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ऑब्वियसली फ़ोटो एकत्रित करेंगे तभी तो हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे कि हम चिड़ियाघर गए थे और हमने ये जानवर देखे थे। ठीक है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी ले जाएंगे और उसमें चित्र बनाएंगे, ये भी ऑब्वियस। तो अनुमति जो नहीं देंगे वो है ऑप्शन डी, बिना पढ़े बता रहे हैं। तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री देंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मान लीजिए जानवर है और किसी चीज़ से जानवर को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो रखी है या कोई एलर्जी हो रखी है जो उसको नहीं देना है, ठीक है, और आपने वही चीज़ खाने को दे दी तो उससे जो है वो बीमार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कोई भी खाने की सामग्री आपके द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बीज अंकुरण का क्या मतलब होता है। तो बीज का अंकुरण मतलब होता है कि बीज से पौधा बनाने की जो विधि होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है,
तो बीज से पौधे को विकसित करना है, तो उसकी बात हो रही है। तो देखिए अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, तो बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो इसके बारे में बताना, मतलब बीज से पौधा कैसे बनता है इसके बारे में बच्चों को हमें जानकारी देनी है। तो हम फोटो दिखाएंगे, ये देखेंगे, या फिर जो है बच्चों में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये दिखाएंगे। तो ये आंसर हो सकता है। देखिए बहुत नज़दीक है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, हम एक क्या करेंगे, क्लासरूम में लेके आएंगे एक पौधा या एक बीज लेके आएंगे और उसको दिखाएंगे कि देखो ऐसे ऐसे होगा, और उसकी अंकुरित जो है प्रक्रिया को समझाएंगे कि इसमें पानी डालेंगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी, फिर इस तरीके से सारी प्रक्रिया को बताएंगे। ये हो सकता है, लेकिन सारे ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। बोर्ड पर चित्र बना करके अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करेंगे, तो ये आंसर भी हो सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ईवीएस हो या कोई भी हो, भ्रमण के माध्यम से सामने से जो है खुद से स्वयं देख करके बच्चा जो गेन करेगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है किसी भी क्लास में, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी, मतलब अगर मतलब वो जो उसके जो स्वयं से जो है बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा, खुद से देखेगा, वो अच्छे से चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर पाएगा, नॉलेज को अडॉप्ट कर पाएगा। अब देखिए बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो देखिए सारे आंसर्स जो है धूमिल हो गए और सबसे बढ़िया आंसर निकला ऑप्शन डी। बच्चों को क्या कहेंगे कि बीज बो दीजिए, गड्ढा खोइए, बीज का दाना डालिए, फिर उसके अंकुरण के विभिन्न चरणों को जो है अवलोकन करने के लिए कहिए कि रोज़ पानी डालना है, उसको ध्यान देना है ना, उसमें जो है खाद डालनी है, किसी भी तरीके से सूखना नहीं चाहिए, यहाँ पे पॉट में पानी होना चाहिए इसमें, इस तरीके से जो है फिर उसके चित्र बनाने की गतिविधि क्या क्या प्रोसेस हुआ था इसके बारे में नोट करिए, लिखिए। तो इस चीज़ से कहेंगे तो बच्चे के अंदर ज़्यादा जो है चीज़ों को समझ पाएगा, बीज अंकुरण के बारे में वो अच्छे से जान पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में के अधिकतम जो है लोग नारियल के तेल से बनी हुई पकी हुई जो समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए तो समुद्री मछली का जो है प्रयोग किया गया है वो भी नारियल के तेल में। तो देखिए ऑप्शन है, इसका सही आंसर है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो इसका सही आंसर है गोवा। नारियल का उत्पादन होता है साउथ में। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा नारियल की बात कहें तो जो है कर्नाटक इसमें नंबर 1 होगा इस समय। कर्नाटक और तमिलनाडु हमेशा आगे पीछे रहते हैं। इस वर्ष तमिलनाडु हो गया तो अगले वर्ष जो है कर्नाटक हो गया। तो ये है सबसे नंबर 1 पे। तो साउथ में जो है गोवा भी है। तो गोवा में जो है नारियल का उत्पादन होता है और नारियल के तेल से ही बनी जो है मछली का जो है सेवन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके की जो है मछली का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस तेल से? तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से जो है पकी हुई मछली का जो है खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपना और नव्या छोटी लड़कियां हैं, उम्र में बहुत छोटी हैं। ठीक है, पहले बात समझिए कि उम्र में बहुत छोटी हैं। और मीरा, यहाँ पे मीरा नहीं है, यहाँ सपना जो है समोसे और कटलेट और डबल रोटी, ये सब ब्रेड जो है जंक फूड एक तरीके से जिसे कहते हैं हम जंक फूड। ठीक है, तो जंक फूड क्या होता है? जो बहुत ऑयली होता है, ऑयल से बना होता है मैदा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अनहेल्दी होता है और फैट बढ़ाने वाला होता है शरीर में। इन चीज़ों को वो सपना खाना पसंद करती है। जबकि जो नव्या जो है ऐसा भोजन करना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो, मतलब जो है वो हरी सब्जियां नहीं खाती है एक तरीके से। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो नहीं खाती। तो सपना और नव्या में जो है किस तरीके की बीमारियां देखने के लक्षण मिल सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जो जंक फूड खाएगा वो मोटापा की शिकार हो सकता है, उसको मोटापा हो सकता है। तो ये मोटापा आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 में मोटापा है। उसके बाद हम सभी को पता है कि जिसके शरीर में लौह तत्व की कमी होती है, ठीक है, उसमें एनीमिया नामक रोग की बीमारी हो जाती है, एनीमिया रोग। तो यहाँ देखते हैं एनीमिया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा हर हाल में। और जो है जंक फूड से मोटापा हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्या कारण? नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी अगर हो तो उसमें तैरता रहता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है,
या नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या क्योंकि नमकीन पानी जो है हल्का होता है। तो देखिए, जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व, जो डेंसिटी होती है जिसको कहते हैं, वो साधारण पानी के डेंसिटी से अधिक होती है, याद रखना। और जिसकी डेंसिटी अधिक होगी उसमें वो चीज़ें तैरेंगी। जैसे समुद्र में अगर आप कूद जाएं तो आप डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे, क्योंकि समुद्र में नमकीन पानी होता है और उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए आप उसमें तैरेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसी भी रूप में कोई भी क्वेश्चंस, कई बार ये नींबू की जगह बोलेंगे कि ये पानी वाला जहाज क्यों नहीं डूबता, या कभी कोई कील डाल देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डेंसिटी का मसला रहेगा, डेंसिटी जिसकी हाई होगी, ठीक है, तो उसमें तैरने का जो है मतलब अपने आप जो है आप उस चीज़ में डूबेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरहित किए जा सकते हैं, क्यों? मतलब पके हुए चावल एक बार पक गया खाना, उसके बाद जो है फ्रिज में रख दिया और वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। आमतौर पर रेस्टोरेंट में यही होता है। तो वो ऐसा क्या होता है कि क्यों चलते रहते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को, जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, या कम तापमान पर जो है वो नष्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया, या कम तापमान पर भोजन में नमी जो है नहीं उत्पन्न पाती, इसलिए नमी तत्व जो है घट जाता है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन होगा, कम होगा, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया हो गए या कीड़े मकोड़े हो गए, ये पनप नहीं पाते। ठीक है, तो बैक्टीरिया पनप नहीं पाएंगे तो वो एक तरीके से निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो बहुत सिंपल है, मलेरिया की पहचान हो रही है, ब्लड टेस्ट हुआ, आपके ब्लड में जो है मलेरिया पाया गया मान लीजिए। ठीक है, तो ब्लड हुआ तो आरबीसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आरबीसी कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी आपका पाया जाता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना। तो मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मलेरिया जब किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसको बहुत तेज बुखार आएगा, कपकपाएगा, है ना, बहुत तेज बुखार आएगा, कपकपी होगी, सर दर्द होगा, शरीर में पेन होगा। तो इस तरीके का कुछ जो है लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना जो है कहाँ तक उचित है, इस बारे में बात हो रही है। तो पर्यावरण के अध्ययन ईवीएस की क्लासरूम है और उसमें जो है कहानी और कविताओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे का यूज़ क्या होता है? उचित दिशा में जो है बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है कहानी और कथन से, ये फ़ायदा होता है। या फिर पाठ जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत रोचक बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए जो है ये मदद करता है कहानी और कथन। या फिर स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को देखने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, हम कोई कहानी बताते हैं, हमने कोई जो है दूसरे देश की, दूसरे जगह की, दूसरे प्लैनेट की, दूसरी मतलब स्थान की, है ना, वहाँ के नेचर की, वहाँ के जो है एटमॉस्फेयर की, सब चीज़ों के बारे में जब बताते हैं तो वो बच्चा जो है कल्पना करता है कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे ऐसे हैं तो वहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे नदियाँ ऐसी हैं तो वहाँ पे कैसी होंगी, तो इस बारे में पहाड़ यहाँ ऐसे हैं तो वैसे के, तो इस चीज़ों के बारे में वो जो है कल्पना करता है और बाद में जो है उसको खोजने का भी प्रयास करता है किसी अन्य माध्यम से, जैसे गूगल हो गया, बुक्स के माध्यम से हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस की क्लास के, ईवीएस के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1977 में जो है चिपको आंदोलन किया गया था। ये कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये कभी पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे हुआ था, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है कि उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन हुआ था। और ये किया था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अच्छा, कई बार जो है
एज अ जो है यूपीएससी या बड़े एग्जाम्स में, या अब इनमें भी देख सकते हैं कि सीटेट में सब जान गए हैं कि जो है रट्टा तोता वाला मामला रहता है इन लोगों का, तो जो है क्वेश्चंस को थोड़ा डाइवर्ट कर सकता है। तो वो ये है कि चिपको आंदोलन में नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। उसके साथ साथ जो है चंडी, ध्यान रखना ये भी नाम याद रखना, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट और जो है गौरा देवी, इन दो के नेतृत्व में भी जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय की दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, मतलब आपका वेट लॉस करते हैं, या स्वस्थ रखने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं विटामिन की गोलियां, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनता जन्य रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका देखिए सही जवाब है विटामिन्स जो होते हैं वो आपके जो है इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और जो रोगों से बचाव के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है विटामिन्स। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं? तो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ खास हैं, ए बी सी डी ई के, ये प्रमुख वे हैं विटामिन हैं। ठीक है, जिसमें से बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील बचे हुए जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो इन विटामिन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप हमारे साइंस वाले जो है प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं। इसके बाद आपको विटामिन से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चंस जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श में जो है लीपा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो गाय का जो गोबर का प्रयोग होता है झोपड़ियों में, दीवारों पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कीड़े मकोड़े ना आए, और जो है दीवारें में जो है धूप जो पड़ती है उससे जो है थोड़ा ठंडक रहे, तो कीड़ों को दूर करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। फर्श में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ठंडक, ध्यान रखना, फर्श को ठंडा करने के लिए भी इसका कहीं ना कहीं जो है यूज़ होता है। ठीक, ऑप्शन ए, या हो सकता है कभी ऑप्शन ए ना दे करके ऑप्शन जो है ठंडा करना या थोड़ी ठंडक पहुंचाना या सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना, ये सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वो कहलाती है हस्तचयन, थ्रेसिंग और निष्पावन और फसल की कटाई। तो देखिए इसमें जो है थ्रेसिंग जो है वो अलग नहीं होता, हस्तचयन हाथ से उठा उठा के करना है, तो इसका सही आंसर है निष्पावन, याद रखना निष्पावन। और निष्पावन को अगर हम डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं पछोरना। अगर आप लोग जानते हो पछोरना वो क्या होता है, सूप होता है ना, एक हिंदी में बोलने वाली चीज़ है, वो पीने वाला नहीं, सूप, जिसमें जो है कोई भी चीज़ आप जो है डालते हैं और उसको जो है पीटते हैं धीरे धीरे करके, और तो वो क्या होता है धीरे धीरे जो है जो बड़े बड़े मोटे मोटे दाने होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो दाने को भूसे से अलग करने के लिए पछोरना, पछोरने का मतलब होता है अलग करना, निष्पावन का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां जो है शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पहेलियां जो है शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहेलियों का क्या फ़ायदा होता है? तो पहेलियां जो होती हैं व्यक्ति के अंदर जो है सृजनात्मकता बढ़ाती हैं, क्रिएटिव माइंड जो है, एक तरीके से जब पहेलियां सोचता है बच्चा तो क्रिएटिविटी सोचने लगता है, बहुत सोचेगा, दिमाग में जो है दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा, उस चीज़ को आंसर बताने के लिए उत्सुकता होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है वो पहेलियां उस पर फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है यहाँ, लेकिन निगेटिव पूछ रहा है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन जो है शक्ति विकसित करता है, बिल्कुल सही कहा। बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करता है, बिल्कुल। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो बिल्कुल भी नहीं। पहेलियां जो है बच्चों के भ्रम पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि जो है बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा करती है और एक जो है सोचने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जितना ज़्यादा वो सोचेगा, जितना ज़्यादा दिमाग लगाएगा, जितने ज़्यादा अपने दिमाग को जो है फोकस करेगा किसी पहेली को सॉल्व करने में, इससे उसका जो है माइंड जो है, उसका जो है इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बढ़ेगी। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, पहेलियों का जो है यही यूज़ होता है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना और उसके साथ साथ तर्कना शक्ति का विकास भी करना। ठीक, ऑप्शन जो है इसका डी आंसर गलत है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना जो है शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो बच्चे क्या अनुभव फील करते हैं, क्या एक्सपीरियंस फील करते हैं, उनके अंदर क्या किस तरीके की नॉलेज है, इसके बारे में टीचर को जानना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उससे जो है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, टीचर को ये फ़ायदा होगा कि टीचर की जो एनर्जी जो है उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी बच्चे के बारे में अगर जान जाएगा तो, या बच्चों के जो है विशिष्ट अनुभवों को जानने में उसको फ़ायदा मिलेगा, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में उसको फ़ायदा मिलेगा, या विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो बच्चा गेन किया होता है घर से बाहर से उसने, तो उसके बारे में आप जब जानेंगे तो जो है चीज़ों से जो है संसार से जोड़ने और विमर्श करने में, पढ़ाने में, आपको सीखने में आसान होगा, आपको एज अ टीचर आपको फ़ायदा होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए क्या करना होगा एज अ टीचर। ठीक है, जैसे कि जो है कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बच्चे को बताना है तो क्या करना होगा। तो हम एक छोटी सी जो है पिक्चर दिखाएंगे, उसमें जो है दिखाएंगे कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ जो है चर्चा कर सकते हैं, या चार्ट पर जो है ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से जो है विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है कि वो घर से बना करके ले आए। तो ये तो दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। मान लीजिए एक एक छोटी छोटी बोतलों में जो है वो पेट्रोल, एक में जो है डीजल, और इस एक में जो है केरोसिन, एक में जो है कोयला लेकर के आया और उसने जलाने का प्रयास किया, और किसी वजह से कोई हादसा हो गया या किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क गया, गलती से गिर गया और आग लग गई उसमें, तो जल सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, हम किसी फिल्म के माध्यम से बच्चे को जो है दिखाएंगे कि पेट्रोल का यूज़ क्या होता है। गाड़ी में देखिए पेट्रोल डाला गया, पेट्रोल का कलर ऐसा होता है, और गाड़ी में पेट्रोल डाला गया, उससे जो है गाड़ी जो है चलने लगती है। इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे कि जो है ईंधन के रूप में हम कोयला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिलेंडर वाली गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम खाना पकाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों पे जो है बातचीत करके एक पिक्चर के माध्यम से ऑडियो वीडियो की क्लास लेकर के जो है कराया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पेपर को अंत तक ज़रूर सॉल्व करिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल का क्या ज़रूरत होती है। तो मानचित्र, अगर कोई आप मैप देखते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको स्थान, दूरी, दिशाओं की जो है स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों। तो पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा, पाचन क्रिया जो है अमाशय में अधिक तेजी से होती है। तो अमाशय के अंदर क्या ऐसा होता है, कुछ तो होता होगा अमाशय के अंदर, तभी तो तेजी से हो रही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। जब हमने मुंह से खाना खाया, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। हमने चबाना शुरू किया, शुरू हो गया कहानी, वहीं से पाचन क्रिया शुरू हो गई। और जैसे ही खाना पेट में गया, अमाशय इंस्टेंटाइन से जो होते हुए जो है पेट की बड़ी आंत में जो है गया खाना, उसके बाद जो है खाना जो है पूरा मंथन होता है, मतलब आंतों के माध्यम से ऐसे ऐसे सर्कुलेट होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मतलब चौड़ी हो जाती है, और एंजाइम की क्रिया जो है तेज हो जाती है। एंजाइम क्या होता है, ये जो है एंजाइम क्या होता है, ये भोजन को पचाने में काम करता है, या कोशिकाओं के निर्माण में जो है आपको मदद करता है। एंजाइम शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पाचन रस जो है अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि वो बाहर क्षारीय होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का जिक्र किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है।
तो रेलवे टिकट के बारे में जानकारी देना है बच्चों को, इसीलिए जो है पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। तो बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। जब आप रेलवे टिकट बच्चा देखता है तो वो देखता है किस तरीके की रेलवे टिकट होती है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, कितनी दूरी से क्या जा रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है। इससे बच्चे के अंदर एक जो है गुण डेवलप होता है, नॉलेज गेन होगा, अच्छे से कौशलता का विकास होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ना कि रेलवे के किराए के बारे में बताना होता है बच्चे का कि रेलवे के किराए का जान के क्या करेगा, या विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान देना होता है कि किस तरीके से लिखे गए, या निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की क्लास लेने का उद्देश्य नहीं है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण ईवीएस की क्लास में का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसका जो क्या वैल्यू है ना, इसके बारे में हमें नॉलेज गेन कराना ही तो है। तो ये तो ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता पैदा करना, बच्चों के अंदर जगाना, ये हमारा ईवीएस का काम होता है। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में, या बच्चों को जो है खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं कराना जो संज्ञानात्मक विकास को करे, कौशलों को विकास में सहायता देती है। तो मतलब खोजने की क्रिया के मतलब बच्चे के अंदर जो है स्वयं से करने की इच्छा जागृत करना, स्वयं से करने देना, चाहे वो जू में हो, ट्रैवल करना हो, या कहीं घुमाना हो, या कहीं पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, या नदी जो है देखना हो, या किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान करना हो। स्वयं से जब खुद सामने होकर के देखेंगे, स्वयं से कुछ करेंगे, तब वो अच्छे से जो है अपने जो है कौशल का विकास कर पाएंगे। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का जो है बोझ डालना, तो ये बिल्कुल गलत है आंसर। ठीक है, शब्दावलियों का प्रयोग किसी भी स्टडी में, या रट्टा तोड़ता या जो है किताबी कीड़ा बनाना जो है कहीं पे भी जो है बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, भैंस की पीठ पर अक्सर जो है बगुला पक्षी जो है बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बगुला जो है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर जो है गाना पसंद पड़ता है, मतलब वो अपनी आवाज़ में जो है भी आवाज़ निकालता है वो करता है, या उड़ने के बाद जो है थोड़ा आराम करने के लिए उसको जो है जगह चाहिए इसलिए वो उसकी पीठ पे बैठ जाता है, या फिर भैंस की पीठ में जो है कोई छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो होते हैं उसको खाता है। तो इसका सही जवाब है भैंस की पीठ में जो परजीवी कीड़े होते हैं उसको जो है बगुला खाता है, उससे अपना पेट भरता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या बच्चों को जो है तकनीकी शब्दावली और देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया था, तो अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, यही है, ना कि तकनीकी शब्दावलियों का जो है प्रयोग करना है हमें, ना कि जो है तकनीकी शब्दों का प्रयोग आकलन कराना है, या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। तो सभी आंसर मिल गए हैं हमें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है इसके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। ध्यान रखना, ऐसी गैसें जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं उन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और वो गैसेस कौन सी होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हैं। याद रखना, ये सभी गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है वो है मीथेन गैस। ध्यान रखना, मीथेन गैस जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए जो है कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो मिड डे मील के समय के लिए कौन सा है सबसे प्रासंगिक है? तो शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। मिड डे मील जो स्कूल में कराया जाता है इसको टीचिंग से नहीं जोड़ना चाहिए, जो है पढ़ाई से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको टीचिंग और पढ़ाई से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये है, इसका लेना देना कोई नहीं है। या फिर जो है इसका आंसर है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं इसलिए जो है ये मिड डे मील का जो है प्रासंगिक है सबसे ज़्यादा।
या ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो देखिए, मिड डे मील कराया गया है ताकि बच्चे जो है अच्छे से हेल्दी हो, न्यूट्रिशनल जो है भोजन कर सके। जब भोजन करेंगे तभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तभी उनके विचार जो है स्वच्छ होंगे। स्वस्थ जो कहा जाता है ना, स्वस्थ जो है शरीर में एक स्वस्थ विचार पैदा होते हैं, इसलिए जो है इसको ईवीएस से जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? तो बोझ के बिना सीखना जो है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कमी संख्या कम कर दिया जाए, या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या ईवीएस पाठ्यक्रम को कम करने की ज़रूरत है, या स्कूल बैग का कम करना। तो बोझ के बिना सीखना का मतलब है कि स्कूल का बैग जो होता है उसमें जो किताबें होती उनकी संख्या को कम कर दीजिए। और पर्यावरण, स्पेशली पर्यावरण के अध्ययन की क्लास में आप जो है भ्रमण के माध्यम से सिखाइए, ठीक है, करके स्वयं से बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करिए। करके जो है सिखाना है हमें बच्चों को। करके स्वयं से जब करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो सीखेंगे अच्छे से, ना कि वो किताबी कीड़ा बनाना है। तो ऑप्शन ए इसका जो है आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है? हम अगर किसी समूह में बैठे हैं और हमें जो है कोई नॉलेज सिखाई जा रही है, कोई बताया जा रहा है, तो इसका क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, इसलिए इसका उद्देश्य होता है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना, या छात्रों को आसानी से प्राबंधिक करना और वर्कलोड को जो है कम करना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 29 का सी, सहयोग के मूल्यों। समूह में जब सीखता है तो एक बच्चे जो है एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से के साथ कॉपरेट करते हैं और उसके साथ जो है अपने मूल्य जो है साझा करते हैं, नॉलेज जो है प्रोवाइड कराते हैं एक दूसरे को। क्या मुझे पता है वो मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हें जो पता है वो मुझे बताइए। इससे क्या होता है, बच्चे जो है सक्रिय जो है रूप से जो है किसी भी जो है चीज़ में भाग लेते हैं और नॉलेज जो है गेन करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की जो है समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि। तो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की क्लासरूम में जो पाठ्यक्रम होता है वो जो है शिक्षा का समस्त कारण बन सकता है। वो एकीकृत, समावेशी और इसका जो है विषयगत, सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं ईवीएस के। और ये अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरों के पास पहुंचेगा। मैंने सारे पेपर्स जो है कराए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, मॉडल पेपर हो, आपको सभी जो है इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। उस पेपर को आप करके आप अच्छे मार्क्स जो है हासिल कर सकते हैं। 120 प्लस जो है मार्क्स आपके बिल्कुल कहीं भी रूप से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पेपर लगाना अंत तक बिल्कुल मत भूलिएगा और सारे पेपर्स लगाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।